स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कोशिका। दोस्तों ये जो है ये चैप्टर जो है कोशिका जो है ये बायोलॉजी का बेसिक है। इसे इसे आप इस चैप्टर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन बहुत सारी होती है। ये चैप्टर जो है ना इसमें छोटे छोटे बच्चे लोग पूछ दिए, कभी कभी हमें पढ़े रहते हैं ये चैप्टर, उसके बाद ही जो है बार बार हम लोग जो है भूल जाते हैं। कभी पूछ दिया आपका छोटा भाई कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के कितने प्रकार हैं, कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कोशिका के केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना, कोशिका झिल्ली, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब पढ़ना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और हमें जो है बार बार भूलने की आदत हो जाती है इस चैप्टर में बोले तो। इसका नाम है कोशिका चैप्टर। दोस्तों ये अगर जो आपका मजबूत रहेगा बेसिक, तो सारा कॉन्सेप्ट आगे चल के क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, आगे चल के ये सब जो आएंगे ना दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिका किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, कोशिका है क्या? देखिए, कोशिका से ही हमारा शरीर बना है। हमारा सबसे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा यानी सबसे छोटा इकाई हम कोशिका को, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोशिका को हम लोग कभी भी एक अंग नहीं बोलेंगे। कितने लोग को से पूछ लिया जाता है कि कोशिका क्या है, तो बोलते हैं कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं, कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है जिसमें सारा फंक्शन होता है। एक छोटा सा इकाई हमारा शरीर का बोल सकते हैं, इसी से जुड़ करके हमारा शरीर बना है। उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे कि एक दीवार है, दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो दीवार का सबसे छोटा इकाई जो है एक ईंट है। इस तरह से दीवार है और दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो एक ईंट है। तो ईंट जो हुआ ना, इसमें जो दीवार से जुड़ कर पूरा ईंट से जुड़ कर पूरा दीवार बन गया, तो इस दीवार का पूरा छोटा इकाई क्या हुआ? ईंट हुआ। ईंट बोल एक तरह से समझिए आप, कोशिका से जुड़ करके कोशिका से जुड़ करके ही हमारा शरीर बना है, अंग बना है। कोशिका से जुड़ करके ऊतक बना, ऊतक से जुड़ करके अंग बना, अंग से जुड़ करके ही हमारा शरीर बना। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जीवधारियों यानी यहाँ पे समझिए, जीवधारियों, जीव माने होता है जो जीवन को धारण किया हो। जीवधारियों, जीवन को जो धारण किया है। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही इकाई दोस्तों याद रखिए, इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये सब याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, अगर जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। अब कहीं कहीं होता है लुबिन हुक ने किया कोशिका खोज किया है, लेकिन उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। लुबिन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज की कोर्क की पतली छाल से। कोर्क एक पेड़ का नाम है, उनका एक छाल लिया और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी पर रखा और उन्हें कुछ इस तरह छत्ता जैसा, मधुमक्खी का छत्ता जैसा कुछ दिखाई दिया, उनको इन्होंने कोशिका कहा। अब जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में, अब और जो है ऐसे 1665 में मृत कोशिका की खोज 1665 में, जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटी वॉन लुबिनहुक ने की थी। तो दोस्तों, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहेंगे हम लोग? रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, चाहे वो मरी हो चाहे वो जीवित हो। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका की सिद्धांत जो है अगला टॉपिक है कि कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया है। कोशिका का सिद्धांत मतलब कोशिका के बारे में बताया, उसे हम लोग कोशिका के सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है दो व्यक्ति मिलकर के दिए हैं, दो वैज्ञानिक मिलकर के दिए हैं। दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे? तो वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इंडिया का कोई भी वैज्ञानिक आपको जल्दी कहीं दिखता नहीं है। देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। पहला एम.जे. स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दोनों मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया। थियोडोर स्वान कहाँ के थे? जर्मनी के। दोनों मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत दिया थे, इन दोनों ने कुछ बातें रखी है, वो बातें आइए समझते हैं क्या इन्होंने कुछ बोला है कोशिका के बारे में। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। चलिए ठीक, एक बात, पहला पॉइंट ये हो गया। पहला बात, इन्होंने 4 बात बोली है, लगभग 4 बात मैं बोलता हूँ। जो बातें बोली है वह इन्होंने बहुत सारी बातें बोली होंगी, लेकिन मैं आपके सामने 4 बातों को रखा हूँ। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन मतलब खुद का इकाई है, मतलब खुद में ही वो सब काम कर सकता है, स्वाधीन है, खुद पर वो निर्भर रहता है, तथा सभी मिलकर कार्य करते हैं तथा जीव बनाते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिका मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर के करते हैं तथा एक जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि सब कोशिका मिलकर के ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। सब कोशिका मिलकर के ऊतक से अंग से शरीर का निर्माण हुआ है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। दोस्तों, प्रत्येक जीव का शरीर एक से अनेक कोशिकाओं का बना होता है, इन्होंने बताया है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता के रूप में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। दोस्तों, कोशिका का जो मेन होता है ना, मेन केंद्रक जो है वो मुख्य कार्यकर्ता है, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है कोशिका में।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो चलिए दोस्तों हम अब समझते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, अगर जो आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कोई पूछ दे तो आप तो बहुत बार सुने होंगे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये आपको पता होगा। अंडा एक कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, छोटी पूछ दे, छोटी पूछ दे, नोट कीजिएगा तो प्लाज्मा। अब अगर जो पूछ दिया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी अंडाणु, ओवम। और सबसे छोटी पूछ ले, छोटी स्पर्म, शुक्राणु। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और सबसे लंबी पूछ ले मानव शरीर की सबसे लंबी तो तंत्रिका कोशिका। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए दोस्तों अब हम आपको नोट्स कर लिए होंगे आप। तो दोस्तों हम आपको जो है अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका का फिगर बना करके, डायग्राम बना करके हम आपको समझाते हैं कि कैसा होता है और उसमें क्या क्या फंक्शन होता है, उसमें कितने सारे होते हैं को भी चीज। तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिए कि इन्हें भी पूछिएगा कि कोशिका का आकार कैसा होता है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कोशिका का आकार, जो पादप कोशिका का आकार होता है वो चतुर्भुज टाइप का होता है, चौकार होता है। और जंतु कोशिका जो उत्तक कोशिका का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। तो चलिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है हमने ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका का फिगर जो है, डायग्राम जो है हमने बना दिया है। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप देख लीजिएगा, वैसे तो हमने कोशिश किया कि कुछ भी ना छूटे। तो देख सकते हैं लवक डाल दिया इसमें। देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अंतर होता है कि इसमें पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में सिलिया फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक है जो यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हम आपको जो है आप देख सकते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया बाकी सब सेम है, लेकिन लवक और ये सिलिया फ्लैजिला दोनों में, लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, सिलिया फ्लैजिला जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। तो मैं आपको जो है अभी इन सब से माइक्रोकॉन्ड्रिया बाहर निकालूंगा, उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं गोल्जी बॉडी को बाहर निकालूंगा, फिर मैं राइबोसोम को बाहर निकालूंगा, वैसे अंतःप्रादुपित जालिका को बाहर निकालूंगा। मैं धीरे धीरे जो है सबको बाहर निकालूंगा। एक चीज और देखिएगा इसमें कि कोशिका झिल्ली इसमें है, इसमें कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है दोस्तों। कोशिका भित्ति एक चीज और नोट कीजिएगा कि कोशिका भित्ति जो है ना, दिमाग में नोट करने बोले हैं, कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर जो जंतु कोशिका में जो मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता तो हमारा ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा जैसा ही उसका भी तना होता। ऐसा ना हो इसके लिए मजबूती प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति ने, हमारी मदर नेचर ने पेड़ पौधों को कोशिका भित्ति नामक एक संरचना दी है, जिससे वो बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। चलिए दोस्तों हम आपको जो है अब एक कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले पढ़ाएंगे, फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब के बारे में धीरे धीरे इससे निकाल के हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों हम अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। हमने कोशिका से कोशिका झिल्ली निकाल लिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली सभी अवयव माने एक तरह से मैं समझाता हूँ अभी, सभी अवयव एक के द्वारा, सभी कोशिका के सभी अवयव के द्वारा इसके द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली कोशिका झिल्ली कहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। सीधा सीधी आप समझिए, आप सामान लेने जाते हैं बाजार, अब बाजार से सामान लेने जाते थे, एक झोला ले लेते हैं, झोला में सब चीज़ प्याज आलू जितना डाल लेना होता है डाल लेते हैं। तो उसमें जो है ले जाने का काम जो झोला कर रहा है, तो झोला में जितना भी सामान है ना दोस्तों, तो यह भी जो झिल्ली है ना, ये झिल्ली जो है ये झोला का काम कर रहा है। इसके अंदर ढेर सारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बोल्जी, राइबोसोम जो भी है, कोशिका द्रव सब इसमें है, और झोला का काम कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि झोला का काम करता है, जो कोशिका झिल्ली जो झोला काम करता है, इसके अंदर सारे चीज होते हैं अंदर जाने। अब आगे देखते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाए जाते हैं। हमने बता दिया ये पहले से, यह जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर ऐसे ही किसी को नहीं आने दे, अब कुछ भी है थोड़ी ना, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ को आने थोड़ी ना देंगे, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो ये कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य, आप केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में अर्धपारगम्य किसे कहते हैं। इसका मुख्य कार्य
कार्य कोशिका के अंदर जाने तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। किसको आना है, किसको जाना है, इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जो है, आपने कोशिका झिल्ली पढ़ लिया है, अब हम पढ़ोगे कोशिका भित्ति। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादपों में पाया जाता है। हमने आपको अच्छे से बता दिया था कि क्यों पादपों में पाया जाता है, क्योंकि हमारी मदर नेचर ने को पादपों को एक वरदान के रूप में जो है कोशिका भित्ति दिया है, जिससे कि वह जो है मजबूत और कठोरता उसे मिलती है। यह केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति हमारी जो है सेलुलोज की बनी होती है। ना जाने कितने बार एग्जामों में रिपीट करके पूछा जाता है। यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह पेड़ों को मजबूती तथा कठोरता प्रदान करते हैं। दोस्तों यही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि पेड़ों को मजबूती तथा कठोरता कौन प्रदान करते हैं, तो कोशिका भित्ति आंसर होगा। चलिए, अब कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो काइटिन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का। पादप की कोशिका भित्ति हमने बता दिया सेलुलोज की बनी होती है। चलिए दोस्तों, अब इतना ही काफ़ी है। क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, इससे ओवर पढ़िएगा तो वो नीट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। उससे एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो आप। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कोशिका का मेन पार्ट। दोस्तों मेन पार्ट जो कि कोशिका का केंद्रक है। समझ जाइए, ये नहीं रहेगा ना तो कोशिका कोई काम का नहीं रहेगा। जो कोशिका का जो है पूरा नियंत्रण जो है कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक के मध्य में एक रचना होती है जो को पूरे कोशिका को हैंडल करता है। मास्टरमाइंड बोल सकते हैं उसे। जो केंद्रक बोलेगा वही सब कोशिका जो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोशिका केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका के मध्य में यानी बीच में एक स्थान, एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। दोस्तों हमने बता दिया था कि पादप और जंतु में दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक मतलब जो आगे जो सब कार्य करता हो, जिसकी सब बात मानता हो, उसे प्रबंधक कर सकते हैं। इसे कोशिका दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग यानी चल भाई दिमाग से चल, यानी जो केंद्रक कहता है वो करेगा। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज लुईविन हॉक। तो इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखेगा, पूछ दिया जाएगा कोशिका में कहाँ पे डीएनए आरएनए पाया जाता है, तो केंद्रक में। इसमें 70 से 80 प्रोटीन, 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3%, मात्र 2 से 3% आरएनए। पूछ दिया जाएगा आरएनए केंद्रक, कोशिका के केंद्र में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 2 से 3%, और 3 से 5% लिपिड। डीएनए कितना परसेंट पाया जाता है? तो 10%। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अंतःपरिधवी जालिका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है अंतःपरिधवी जालिका पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी दोस्तों, ये जो है ये भी कौन कंफ्यूज करता है, बार बार आपसे पूछ लिया, आज पढ़े कुछ दिन बाद पूछ लिया कि रेटिकुलम क्या है, अंतःपरिधवी जालिका क्या है, तो सभी लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये अच्छे से समझाता हूँ। हम लोग जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो दोस्तों, यह कोशिका के अंदर अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो सहायता करता है, और भी कुछ जो सहायता करता है, यह अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। यह 2 प्रकार का होता है। इसका 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है स्मूथ, यानी जो चिकनी होती है, और दूसरा जो होता है खुरदरी होता है। आपको हमने कोशिका जब बनाया होगा तो वहाँ पे देखा हो एक केंद्रक से लगा हुआ है कुछ इस टाइप का जो जालीनुमा जो बनता है, इस टाइप का जाली बनाता है। और जाली बनाने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे जो डॉट ऐसे कुछ खुरदरा टाइप का दिखता है ना, जो खुरदरा, यहाँ पे खुरदरा नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो खुरदरा नहीं है, यहाँ पे खुरदरा है दोस्तों। जो लाल दिख रहा है आपको, यह जो है यह राइबोसोम है दोस्तों। ये राइबोसोम अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। राइबोसोम इतना याद रखिए, खुरदरा किसके कारण दिखता है? जहाँ पे राइबोसोम है उसी के कारण जो है खुरदरा दिखता है। अब स्मूथ वाला का क्या काम होता है? स्मूथ परिधवी जालिका का, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट वसा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा कौन बनाता है? तो स्मूथ यानी चिकनी परिधवी जालिका। और खुरदरी जिसमें कि राइबोसोम उपस्थित होता है। बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अंतःपरिधवी जालिका में उपस्थित होते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि राइबोसोम जो है अंतःपरिधवी जालिका जो इस टाइप की होती है, यहाँ पे पाया जाता है, उसे हम लोग राइबोसोम कहती है। राइबोसोम पाए जाने के कारण अंतःपरिधवी जालिका जो है स्मूथ व खुरदुरी होती है। तो दोस्तों यह पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज जो है ई प्लेडेल ने की थी।
यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन बनाता है। पूछ दिया जाए प्रोटीन केंद्रक में कौन बनाता है, तो राइबोसोम दोस्तों। यह 2 प्रकार की होती है। यह राइबोसोम जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है 70S, एक होती है SS। देखते हैं 70S जो है ना दोस्तों, ये 70S जो है यह आकार में छोटे जीवों में पाया जाता है, और 80S जो है आकार में जो बड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। 70S यानी बैक्टीरिया में जो है 70S के राइबोसोम पाए जाएंगे। मनुष्य तथा जीवित व्यक्तियों में जो है 80S के राइबोसोम पाए जाएंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो दोस्तों आगे अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका है माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम है दोस्तों। माइक्रोकॉन्ड्रिया हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स करते जाइएगा, नोट्स जरूरी है दोस्तों। एक बार नोट्स कीजिए फिर रिवीजन कीजिए, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। 2 बार से ज़्यादा अगर जो आपने रिवीजन कर लिया दोस्तों, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है माइक्रोकॉन्ड्रिया दोस्तों। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो जिसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं दोस्तों, यह माइक्रोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज 1880 में कोकीलर कीड़ों के पेशियों में किया था। खोज कोकीलर 1880 में कोलीकर ने कीड़ों की पेशियों में देखा था, सिर्फ बोला कुछ नहीं था, सिर्फ देखा था 1880 में कीड़ों की पेशियों में दोस्तों। तो अब 1890 में जो दोस्तों आल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। किसने कोशिकाओं में किसकी माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को किसने बताया? आल्टमैन ने। कब? 1890 में दोस्तों। 10 साल बाद आल्टमैन ने कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को बताया, जिसका नाम इन्होंने बायोब्लास्ट रखा था। नाम बायोब्लास्ट रखा था। तो दोस्तों 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया रखा। इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रिया किसने रखा? तो सी बेंडा ने, याद रखिएगा। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया हमने आपको बताया था, एक गलती हमने बताया था। तो दोस्तों हम लोग जो आपको पढ़ा रहे थे माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो दोस्त क्या हुआ था उस समय की जो है ज़्यादा गीत उत शोरगुल ज़्यादा हो रहा था। फिलहाल अभी भी हो रहा है। अभी जो है हमारे तरफ गांव में दशहरा का टाइम चल रहा है, तो माइक से थोड़ा सा मतलब माइक सब जगह जो है ना दूर दूर तक सेट किया हुआ है, जिसके कारण से जो है दोस्तों आवाज़ आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि उस समय बंद कर देते हैं, बाद में वीडियो शूट कर लेंगे। और बच्चे लोग अलग परेशान कर रहे थे, ट्यूशन आते हैं बच्चे पढ़ने, तो मैंने सोचा कि बाद में वीडियो बना लूँगा। अब देखिएगा रात हो गया है, अब बात तो उतना ही पड़ा। दिन में भी गीत हो रहा था, अभी हनुमान चालीसा हो रहा है फिलहाल। तो कहाँ तक हम पढ़ा चुके थे? हाँ, हम बता रहे थे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। तो दोस्तों अभी हम कुछ देर पहले हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक फिगर बनाया था इस तरह से। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है इस तरह से सिंगल मैंने झिल्ली दिया था, लेकिन दोस्तों उसमें जो है ना वो डबल झिल्ली होता है और ऐसे उभार टाइप का होता है। डबल झिल्ली होता है, इस तरह से उभार होता है दूसरा झिल्ली, और इस तरह से उभार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस तरह से उभार होता है। इस उभार को जानते हैं क्या बोलता है? क्रिस्टी बोलता है इस उभार को। इस उभार को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से होता है, इस उभार को क्रिस्टी बोलते हैं। ये पहला झिल्ली दूसरा झिल्ली, इस तरह से उभार, इस तरह से उभार, इस तरह से उभार, इस तरह से उभार, इसको क्रिस्टी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको पता होगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण करता है, ऊर्जा का गृह कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है किसी कारण से, तो हमारी कोशिकाओं में जाता है। उसके बाद फिर ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा शरीर जो है ऊर्जावान होता है, किसके कारण? माइक्रोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है तथा भोजन का ऑक्सीकरण करता है। अगर जो एटीपी का निर्माण ना करे तो हमारा शरीर जो है, अगर हमें भोजन ना मिले तो माइक्रोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण नहीं करेगा, तो और ना ही भोजन का ऑक्सीकरण होगा, भोजन ही नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर जो है लूज लगेगा, कमजोर लगेगा दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या है कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, 20 से 22 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना दोस्तों, उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ये जो हुआ पार्ट 1 हुआ, पार्ट 1 है इस वीडियो का। अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे, समझ में आया दोस्तों, मेरे पास अभी तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, छोटा सा बोर्ड है, उसी से ही काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अभी मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊंगा। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है इसका रिवीजन बार बार कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए।